हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो आज सीए इंटर्न्स के लिए जो क्लास है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट की है। ये एक्ट बहुत ज्यादा इजी है फ्रेंड्स। अगर हम आईसीआई मॉड्यूल की बात करें उसमें बहुत ज्यादा जो है थ्योरी दे रखी है, बहुत ज्यादा वाइड दे रखा है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको पीस ऑफ केक लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। जो इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे एक्ट में दैट इज अ डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज ही सारा एक्ट पे जो है, सारा एक्ट उसकी डेफिनेशन क्लोज पे बेस्ड है। और अगर आप इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे, मैंने जो क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व किया उसमें भी जस्ट एक डेफिनेशन के बेस पे जो है इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे। फटाफट से आ जाइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट का नाम फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन मतलब आउटसाइड इंडिया, एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, एंड मैनेजमेंट एक्ट उसको मैनेज करने के लिए। फॉरेन की करेंसी को इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में कैसे वो ट्रेड होता है फॉरेन की करेंसी से, उसको मैनेज करने के लिए हमने 1999 में ये एक्ट बनाया। यही क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। दूसरी बात, अगर हम इसकी नीड की बात करें तो फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी क्रॉस बॉर्डर वही इंडियन टेरिटरी से बाहर किसी टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए हमने क्या किया, इस एक्ट को बनाया गया, ताकि जो भी पैसा इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए उसको कंट्रोल किया जा सके, कोई भी अपनी मनमानी ना करे। थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर समझे तो यानी इस एक्ट से पहले क्या फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल ही नहीं होता था। तो फ्रेंड्स होता था, इस एक्ट से पहले ब्रिटिशर ने रूल बना रखे थे 1939 में, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता था। सेकंड जो है 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, इस एक्ट के बाद इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाने लगा। फिर इसमें भी कुछ लूप होल्स लगे, तो फिर हमने क्या किया, 1973 में फिर से एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। अब रेगुलेशन एक्ट में क्या होता था, नियम दे दिए जाते थे कि इस तरीके से इसको मैनेज करो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फाइनली 1999 में हमने एक फेमा एक्ट बनाया, उसी को ही रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, एक्ट के नेम में भी चेंज कर दिया, रूल्स रेगुलेशन भी चेंज कर दिया, एक्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और फिर क्या किया जाने लगा, जो फॉरेन की करेंसी थी उसको कंट्रोल किया जाने लगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम फेमा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अब हम इसकी प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया ये एक्ट। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज को जो है मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फॉरेन की करेंसी को, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एक्ट अनेबल करता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द कंट्री, यानी इंडियन कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज को रखा जाता है उसको भी मैनेज करने के लिए। अब इंडियन कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को क्यों रखा जाता है फ्रेंड्स, जब भी हमें बाहर किसी आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री से कुछ भी परचेज करना हो तो हम उसको जो पैसा देंगे वो फॉरेन करेंसी में देंगे, क्योंकि वो कंट्री तो अपनी करेंसी को ही एक्सेप्ट करेगी ना। तो इसलिए क्या करती है इंडियन कंट्री जो होती है, यानी इंडिया जो है वो क्या करती है, कुछ फॉरेन करेंसी को रिजर्व कर लेती है इंटरनेशनल जो है ट्रेड करने के लिए, या आउटसाइड इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करने के लिए। यही इसकी प्रियम्बल भी है कि फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करने के लिए हमारी कंट्री में, उस रिजर्व की मैनेजमेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, फेम एक्ट को 1999 में। अब हम बात करें सैलिएंट फीचर की, भाई इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या इसकी खूबियां हैं। तो देखिए यहां पर दे रखा है कि इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। क्या इसकी खूबियां हैं, ये जो रेजिडेंट है, मैं आर से लिख रही हूँ रेजिडेंट को और एनआरआई लिख देती हूँ नॉन रेजिडेंट को। जो रेजिडेंशियल है इंडिया के अंदर और जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाएगा। ये है पहली खूबी। दूसरी खूबी कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, यानी कह रहा है कि इंडिया में जो एनआरआई जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी एनआरआई जो है यहाँ पर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो इंडियन जो है वो विदेशों में निवेश करते हैं, उनके लिए भी कुछ लिमिटेशन लगाई गई, किस एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत, ठीक है। तीसरी बात यहां पर दे दिया कि फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन, बिना रोक टोक के ट्रांजैक्शन की जाएगी, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को साथ में रखते हुए, ठीक है। मनमानी नहीं कर सकते, आपको स्वतंत्रता भी है, लेकिन कुछ दायरे के अंदर आपको रहना पड़ेगा, दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ फेमा एक्ट। आगे दे रखा है यहाँ पर जो भी करंट अकाउंट है सब्जेक्ट टू द रीजनेबल, आपको यहाँ पे कहा कि बिना रोक टोक आप लेन देन कर सकते हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्या होता है करंट अकाउंट, अभी हम इसको समझेंगे। यहाँ पर 2J के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। रिक्वायरमेंट है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड एंड
ट्रांसपोर्टेशन टू इंडिया, यानी वसूली निर्यात से प्राप्त, यानी हमने इंडियन ने आउटसाइड इंडिया कोई भी ट्रेड किया उससे जो वसूली होगी यानी जो पैसा आएगा उसको देश में वापसी भेजा जाएगा, उस तरह से रिलेटेड यहाँ पर जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल साइलेंट फीचर है, यू कैन रीड ऑन इज ऑन, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेलीग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है एनफोर्समेंट की बात, एनफोर्समेंट अथॉरिटी मतलब कौन एनफोर्स करेगा। हमने ये पढ़ा कि देखिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है 1999 है, इसके रूल्स यानी इसके रूल्स और इसको कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कौन करेगा, आरबीआई, यानी आरबीआई रूल बनाएगा कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पर जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है वो कौन है, वो है यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये अथॉरिटी है जो इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराएगी। रूल्स कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगी, कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगी, और इंप्लीमेंट कौन कराएगा, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए फ्रेंड्स, सेक्शन 1 पर आ जाइए। सबसे पहले सेक्शन 1 यहाँ पर क्या कहता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी दे रखी है, देखिए जो आरबीआई है वो इस पे कंट्रोल करेगी और रूल्स भी बनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ और कौन रूल बना सकता है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इसके रूल्स और कौन बना सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ से आप समझ जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके रूल्स बनाएगी और जो रेगुलेशन है वो कौन नोटिफाई करेगा, आरबीआई। मैंने आपको पहले ही बता दिया। रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लिखिए रेगुलेशन, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए रूल्स कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगी कि क्या करना है और कब करना है, ठीक है, कि आपको कब एक्शन लेना है वो आपको कौन बताएगा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी। लेकिन कैसे लेना है, किस प्रोसीजर में लेना है, वो आपको कौन बताएगा, आरबीआई बताएगी। जैसे फ्रेंड्स बॉर्डर पे जब ये लड़ाई होती है तो वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट जस्ट कमांड देती है कि अगर उधर से आपके साथ कोई न्यूसेंस हो रहा है, कुछ अगर उधर से फर्स्ट अटैक हो रहा है, देन आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कीजिए। अब करना कैसे है वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन कब करना है वो आपको कौन बताती है, गवर्नमेंट बताती है। सेम एज फ्रेंड्स यहाँ पर है, चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, आपके माइंड में जो है फिट हो जाएगा, और इसमें कुछ भी रॉकेट साइन नहीं है। सेक्शन 1 पर यहाँ पर आ जाइए। अच्छा फ्रेंड्स इसमें कुछ और बेसिक डिटेल है। वैसे तो देखिए यहाँ पर 7 चैप्टर दे रखे हैं इस फेमा एक्ट के अंदर, टोटल 49 सेक्शन है, 7 चैप्टर 49 सेक्शन, यू कैन मेमोराइज इट फॉर एमसीक्यू पर्पस। अदरवाइज इफ आई रीड फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल तो इसमें फ्रेंड्स बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस दे रखा है इस एक्ट का, ज्यादा तो डेफिनेशन दे रखे हैं और मेरे ख्याल से 5 या 6 सेक्शन दे रखे हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप लेकिन बेसिक डिटेल भी याद रखिएगा कि 7 चैप्टर है और ये जो है इसके अंदर 49 सेक्शन है। अब हम बात करें अगर इसकी प्रियम्बल की, वो मैंने आपको बता दिया, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट टू फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट को। देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ प्रियम्बल समझाई थी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको रिजर्व रखने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। वो भी इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव तो है कि किस ऑब्जेक्ट से इस एक्ट को लाया गया, लेकिन एक यहाँ पर पर्टिकुलर जो प्रियम्बल दे रखी है वेरी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। प्रियम्बल का क्वेश्चन भी समटाइम एमसीक्यू में आ जाता है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए ये एक्ट, इसके एक्ट का एम है कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, किसको, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को कंसोलिडेट करना, अमेंड करना, किस ऑब्जेक्ट से, जो भी फॉरेन पेमेंट है, यानी जो फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट को, यानी जो भी पेमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको हम बाहर फॉरेन कंट्री के साथ करते हैं, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए। दूसरा यहाँ पर दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। क्या प्रियम्बल है, इसका ऑब्जेक्ट है, एक तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फेमा एक्ट, ठीक है। दूसरा प्रमोट करना किसी को, इसी को, फेमा को, किस चीज के लिए, एडवांसमेंट यानी इसको बढ़ावा देने के लिए और डेवलप करने के लिए। समझ में आ गई, ये इसकी प्रियम्बल थी, ये मैंने आपको बता दी। दूसरा अगर सेक्शन 1 में हम बात करें, एक्ट का नाम हमारा ये हो जाता है सबसेक्शन 1 के अंदर, और ये अप्लाई होगा और एक्सटेंड जो है होल ऑफ इंडिया में, ये जो है एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया में। कमेंसमेंट की बात करें तो 1 जून 2000 को ये जो है कमेंस हुआ था। और यहाँ पर इसके स्कोप की बात करें, इसका दायरा कितना है, क्योंकि हमने होल ऑफ इंडिया तो लिख दिया, तो होल ऑफ इंडिया में भी क्या इसका कोई दायरा है, तो यस फ्रेंड, जितनी भी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, जितनी भी ब्रांचेस ऑफिसेज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है एजेंसीज होगी, ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी है तो कहाँ, आउटसाइड इंडिया, कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया।
समझ में आ गई इतनी बात कि पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया, बंदा जो है इंडिया में रहता है वो कंट्रोल कर रहा है फॉरेन के ऑफिस को, ब्रांच को, एजेंसीज को, तो क्या होगा वहां पर ये जो है ये वाला हमारा जो फेमा एक्ट है ये अप्लाई होगा। अब आ जाइए यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज पे, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बिल्कुल पैनिक मत लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के सी में गिवन है ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा, तो यहाँ पर दे रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा फ्रेंड, कौन डील करेगा फॉरेन एक्सचेंज से, तो यहाँ पे गिवन है कि जो पर्सन यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन होगा जिसको अथॉरिटी होगी, जिसको अथॉरिटी होगी किस चीज की, मनी चेंजर की, यानी वो जो है करेंसी को चेंज करके देगा, ठीक है। ऑफ शोर यूनिट, ऑफ शोर बैंक यूनिट, ऑफ शोर बैंक यूनिट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अपनी टेरिटरी से बाहर किसी टेरिटरी में जो बैंक यूनिट है, ऑफ शोर बैंक यूनिट मतलब अपनी टेरिटरी से बाहर किसी जो है टेरिटरी में जो है यूनिट है उसको, और यहाँ पर कह रहा है कि वो पर्सन डील करेगा एक्सचेंज को और फॉरेन सिक्योरिटी को। ऑथराइज पर्सन कौन होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो मनी चेंज करके देगा, और ऑफ शोर बैंक यूनिट में जिस ऑथराइज पर्सन को अथॉरिटी मिली होगी कि वो फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी से डील करेगा, वही पर्सन सेक्शन 2 के सब क्लोज सी में ऑथराइज पर्सन कहलाएगा। अब यहाँ पर है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंडिया में बैठे हुए पर्सन की एसेट्स एंड लायबिलिटी को आउटसाइड इंडिया चेंज कर देती है। अब कैसे, देखो यहाँ पर दे रखा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो इंडिया में बैठे किसी पर्सन की, इंडिया में किसी भी पर्सन की एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज कर देती है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज कर देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन चेंज कर देती है। अब देखिए मैं इसमें से पढ़ती हूँ, कह रहा है कि विच अल्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अचानक हमारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं, अचानक जैसे खर्चे आ जाते हैं हमारे, ठीक है। आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया, कह रहा है कि या तो बंदा इंडिया में रह रहा है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी को अगर आउटसाइड इंडिया चेंज कर दिया जाए, या फिर आउटसाइड इंडिया कोई भी पर्सन एनआरआई जो रह रहा है उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी को अगर इंडिया में चेंज कर दिया जाए, इट्स कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रखा है करेंसी क्या होता है, तो करेंसी यहाँ पर कौन नोटिफाई करती है, आरबीआई नोटिफाई करती है। अब आरबीआई ने भाई अगर खाली कागज के टुकड़े को भी करेंसी कह दिया तो हम उसको करेंसी ही मानेंगे, ठीक है। ये है आपके समझाने के लिए, कोई भी करेंसी को आरबीआई नोटिफाई करती है। यहाँ पर जो करेंसी गिवन है कि जिस जिसको आरबीआई ने नोटिफाई कर दिया उसको हम करेंसी बोलेंगे। सभी करेंसी नोट्स होंगे, पोस्टल नोट्स होंगे। पोस्टल नोट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, पोस्टल नोट्स का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए अगर हम किसी को स्मॉल अमाउंट भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी को स्मॉल अमाउंट यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं, स्मॉल मनी लिख देती हूँ जो सेंड कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको पोस्टल नोटिस बोलेंगे। और पोस्टल ऑर्डर भी करेंसी के अंदर आ रहा है। पोस्टल ऑर्डर का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस से एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट से स्पेसिफाइड अमाउंट जो है स्पेसिफाइड पर्सन को भेजा जाता है, दैट इज पोस्टल ऑर्डर। यहाँ पर मनी ऑर्डर चेक ड्राफ्ट है, यू कैन रीड ऑन इज ऑन। करेंसी नोट क्या होता है, करेंसी नोट यहाँ पर दे रखा है अभी कैश में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी नोट बोलते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, समझते जाइएगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइन नहीं है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी ट्रांजैक्शन, एक तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा जिसके अंदर पर्सन की एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो जाती है, भले जो इंडिया का रेजिडेंशियल है भले वो एनआरआई है, दोनों की अगर एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो जाती है दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसको छोड़कर बाकी जो भी बचा दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब बाकी में क्या आएगा, तो बाकी में यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स पेमेंट जो ड्यू इन कनेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रिलेटेड पेमेंट होगी। फॉरेन ट्रेड रिलेटेड यहाँ पर क्या होगी, पेमेंट होगी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इंटरेस्ट है, लोन है जो हमें चुकता करना ही होता है साथ ही साथ, इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग होगी, शॉर्ट टर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इन सबको हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। करंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, चालू अकाउंट ट्रांजैक्शन जो चालू है लगातार चली जा रही है, ठीक है। अब लोन की किस्त होगी या शॉर्ट टर्म बैंकिंग होगी, कोई क्रेडिट फैसिलिटी होगी, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, करंट बिजनेस कर रहे हैं, पैसों का लेन देन हो गया, ये सब आ गया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो सिंपल सी बात है, दोनों टर्म आएंगी। यहाँ पर देखिए यहाँ आ रही है एक्सपोर्ट, यहाँ आ रही है इंपोर्ट। अगर इंडिया में कोई चीज आ रही है, आउटसाइड इंडिया कोई चीज आ रही है, इंडिया आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, गुड्स अगर इंपोर्ट हो रही हैं, आउटसाइड इंडिया से गुड्स अगर इंपोर्ट हो रही है, देखो एक्सपोर्ट का मतलब होता है आउटसाइड इंडिया जाना, ठीक है।
गुड्स का आउटसाइड इंडिया जाना एक्सपोर्ट और इंडिया में आना क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। फॉरेन करेंसी का मतलब हो गया करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी को छोड़कर। सिंपल सी बात है भाई, हमारे जो देश में जो रुपया यूज हो रहा है वो इंडियन करेंसी है, उसको छोड़कर जो दूसरी करेंसी कोई भी होगी, डॉलर हो गया जो भी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी बोलेंगे। यानी हमने यहाँ लिखा इंडियन करेंसी को छोड़कर, इंडियन करेंसी को छोड़कर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो फॉरेन की करेंसी है उसका एक्सचेंज, उसका आदान प्रदान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेकर जाना, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब उन करेंसी में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ हमने जो करेंसी पढ़ी थी, हमने पढ़ा भाई जो आरबीआई ने जिसको नोटिफाई कर दिया वो करेंसी होगी। ज्यादातर हमें नॉलेज है नोट की, क्वाइंस की, इन्हीं की ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा कि करेंसी के अंदर जो है पोस्टल नोट्स भी होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी करेंसी माना जाता है, प्रोमिसरी नोट हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इन सबको हम क्या मानते हैं, करेंसी मानते हैं। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी के अंदर इंडियन करेंसी को छोड़कर बाकी जो बचा वो तो है ही, लेकिन बाकी बचा क्या, जो भी डिपॉजिट है, क्रेडिट है, बैलेंस पेएबल इन फॉरेन करेंसी, जो भी हमने फॉरेन की करेंसी में बैलेंस पे करना है, ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर ट्रेवलर चेक्स हो गए, ठीक है, जो भी हमने पेएबल करने हैं यहाँ पर इंडियन फॉरेन करेंसी में, उनको हम क्या बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी बोलेंगे। अब अगर हम फॉरेन सिक्योरिटी की बात करें तो फ्रेंड देखो इंडियन सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, शेयर आ गए, डिबेंचर आ गए, ठीक है, स्टॉक आ गए। ऐसे ही फॉरेन करेंसी में भी ये सब चीजें आती हैं। 2KO में हमें डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर गिवन है जो भी शेयर है, स्टॉक है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, और फॉरेन करेंसी में जो भी एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। पर्सन के अंदर यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन आ सकता है, देखो पर्सन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आ सकता है। HUF यहाँ पर टर्म दे रखी है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी किसके अंदर आएगी, पर्सन के अंदर आएगी। कंपनी है, पर्सन के अंदर आएगी। फर्म है, पर्सन के अंदर आएगी। वो एक अलग बात है, कोई लीगल पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन आएंगे किसके अंदर, पर्सन के अंदर। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लोज, वो भी क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। कोई भी एजेंसी है, ब्रांच है, सभी क्या आ जाएंगे, पर्सन के अंदर। पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये लास्ट डेफिनेशन है, समझिए। पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले 182 डे से अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर कोई पर्सन 182 डे से इंडिया में रह रहा है तो हम उसको रेजिडेंस ऑफ इंडिया मानेंगे। लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर, कि अगर वो आया तो था फाइनेंशियल ईयर के दौरान 182 डेज रहा भी सही, लेकिन वो फिर कहाँ चला गया, आउटसाइड इंडिया चला गया, उसको हम यहाँ पर रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया, किसी वैकेंसी के लिए चला गया, ठीक है, या उसका उद्देश्य ही था कि वो बाहर ही रहेगा अनसर्टेन पीरियड के लिए, ऐसे पर्सन को हम क्या मानेंगे, इंडियन रेजिडेंस नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर है, या ऐसा कोई भी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है बाय पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इन इंडिया, लेकिन वो एजेंसी कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच कहाँ पे है, इंडिया में, कंट्रोल कौन कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कोई भी पर्सन, तब भी वो क्या माना जाएगा, इंडियन जो है कंपनी मानी जाएगी। इस तरीके से अगर कोई भी चीज इंडिया में है, कंट्रोल बाहर वाला कर रहा है, तब भी वो इंडियन अथॉरिटी के अंडर आएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ रहा और फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए या परमानेंट वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया तो हम उसको NRI मानेंगे। आउटसाइड इंडिया मतलब जो इसमें फॉल नहीं करते वो कौन हो जाएंगे, आउटसाइड इंडिया हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और डेफिनेशन दे रखी है फ्रेंड, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है किसी भी चीज को दे देना, ट्रांसफर कर देना। किस किस चीज के जरिए, सेल कर दिया हमने किसी को हमने मॉर्गेज कर दिया कोई भी चीज, या फिर हमने प्लेज कर दिया। प्लेज का मतलब होता है एज ए सिक्योरिटी, किसी के पास हमने अपनी प्रॉपर्टी रख दी, ठीक है। और उसके बाद है गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, बिना कंसिडरेशन के। अब मान लो मॉर्गेज दे रहे हैं, हम जमीन रख रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं। लेकिन गिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने बदले में कुछ नहीं लिया, आपने जस्ट गिफ्ट किया विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इसको, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लीन, यानी किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे देना, उसका अधिकार दे देना, उसकी ओनरशिप दे देना, फिर कहा भाई तू रह, अब तेरी प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन भी दे देना। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे।
अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ टॉपिक दे रखा है आपके एक्ट में, अगर आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में सिर्फ आपको इतना ही बताया गया पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया क्या होगा। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई बस उसको और ज्यादा डिफाइन करके बताया गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप इसको खुद पढ़िएगा क्योंकि बिना मतलब लेंथी क्लास लेने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 3 शेड्यूल भी दे रखे हैं, उन शेड्यूल को भी आप खुद से रीड कर सकते हो। उसमें भी समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि क्या चीज फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड होगी और क्या चीज यहाँ पर नहीं होगी। और पर्सन एंड बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, ऑफिस ब्रांच एजेंसी ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो आता है दैट इज सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 के अंदर भी यहाँ पर दे रखा है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि अब इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले किया है उसी को ही और ज्यादा डिफाइन करके बताया गया। जैसे हम यूं समझ सकते हैं ये सब क्या थे, कीवर्ड्स थे, अब इनको और ज्यादा डिफाइन करके जो है हमें कराया गया है। अब हम अगर समझें यहाँ पर सेक्शन 3 को जो डिफाइन कर रखा है इसको हम समझते हैं। देखो इसके अंदर बस हमें इतना ही बताया गया है कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, कब हम फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे या कौन करेगा। सेक्शन 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कौन फॉरेन एक्सचेंज से डील करेगा हमने आपको बता ही दिया। ठीक है भाई, जिस भी बंदे की मान लो कोई भी कंपनी है, ब्रांच है, ऑफिस है, इंडिया में है, कोई कंपनी है, ठीक है, या जिसको अथॉरिटी मिली हुई है फॉरेन एक्सचेंज से डील करने के लिए, वो सब करेगा। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था ऑथराइज पर्सन कौन होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी मनी चेंज करने की, या फिर ऑफशोर बैंक यूनिट, या आउटसाइड इंडिया कोई भी ऐसी जो है बैंक यूनिट है जिसको अथॉरिटी दी गई है फॉरेन एक्सचेंज से डील करने के लिए, वो तो करेगा। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज की एक्सेप्शन दे रखी है। एक्सेप्शन का मतलब है कि कौन पर्सन नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज से डील। तो पहली बात यहाँ पर दे रखी है कोई भी ऐसा पर्सन डील करेगा ही नहीं जिसके पास अथॉरिटी नहीं है। पहली बात, अगर पर्सन के पास नो अथॉरिटी तो वो क्या करेगा, डील नहीं करेगा। पर्सन के पास अगर नो अथॉरिटी देन नो डील, डील नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज के साथ। दूसरी बात, कोई भी पेमेंट, मान लो कोई भी मेक एनी पेमेंट क्रेडिट ऑन पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर, जो पर्सन ऑथराइज ही नहीं है किसी भी तरह की, ये पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है, कोई पेमेंट ना तो करेगा ना ही पेमेंट को रिसीव करेगा। ठीक है, समझ में आ गई। सेक्शन 3 को हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है अगर कोई भी पर्सन इन और आउटसाइड रेजिडेंस इन इंडिया रिसीव करता है पेमेंट बाय ऑर्डर बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया थ्रू एनी अदर पर्सन ऑथराइज पर्सन, तो उसको जो है यहाँ पर वैलिडिटी मानी जाएगी। मतलब अगर किसी पर्सन ने, हमने कहा फॉरेन एक्सचेंज से वो पर्सन डील नहीं करेगा जिसको अथॉरिटी नहीं मिली है, ना तो वो डील करेगा, ना वो पेमेंट करेगा, ना वो पेमेंट रिसीव करेगा। लेकिन अगर उस पर्सन को अथॉरिटी मिली है, किसी पर्सन ने, मान लो कोई बाहर पर्सन रह रहा है, उसने अपना इंडिया में किसी एजेंट को अथॉरिटी दे दी पेमेंट रिसीव करने की, तो वो क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज से डील कर सकता है। और ना ही किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा। और ये पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक आरबीआई उसको परमिशन ना दे दे या किसी एक्ट में स्पेसिफिकली नोटिफाई ना हो कि इस पर्सन को अथॉरिटी है। जब तक किसी पर्सन के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन ना हो, आरबीआई ने उसको परमिशन ना दी हो, वो पर्सन क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज से डील नहीं करेगा। समझ में आ गई। और ये कह रखा है कि ये सेक्शन जो है ना, सेक्शन 3 इज अ ब्लैंकेट रूल। ब्लैंकेट रूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैंकेट रूल का मतलब होता है ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन। ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन, सब पे रिस्ट्रिक्शन है भाई। कोई भी अपने आप को एलिजिबल तब तक नहीं मान सकता जब तक आरबीआई उसको परमिशन ना दे। समझ में आ गई। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब क्यों बनाया गया, क्यों कोई भी पर्सन डील नहीं कर सकता, किसी को अथॉरिटी नहीं है, ताकि जो भी कैश फ्लो है, यानी फॉरेन में जो इनफ्लो, जो रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों बनाया गया, रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए। समझ में आ गई, वरना तो लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, वैसे मैं एग्जांपल समझाती नहीं हूँ लेकिन ये बहुत इजी, आप रिलेट कर पाएंगे। देखो 2 टर्म दे रखी, यहाँ पर दे रखे PROI एंड PRRI। इसका मतलब पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया, पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया। ठीक है, हम बोलेंगे रेजिडेंशियल पर्सन और हम बोलेंगे NRI। ठीक है, ये इसको बोलने में इजी होगा। यहाँ कह रहा है मान लो एक बंदा है जो आउटसाइड इंडिया का है, वो इंडिया में आता है और वो अपने $1000 को सेल करना चाहता है। समझ में आई बात। एक बंदा है आउटसाइड इंडिया का,
इंडिया में आता है, $1000 को सेल करना चाहता है और इंडियन पर्सन को कहता है कि मैं तुम्हें बैंक से अच्छी कीमत दूंगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, वो जस्ट विजिटर है या हम कह सकते हैं टूरिस्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एक और पर्सन है जो रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया है, उसके पास वो क्या करता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है इंडिया के अंदर और अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करता है कि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल अमाउंट टू पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो ये भी परमिटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी ली है वो किसने लिया है, आउटसाइड इंडिया वाले ने लिया, ठीक है, और यहाँ पर वो अथॉरिटी नहीं दे रहा अपने ब्रदर को, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के बेस पे हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इसको भी हम जो है परमिट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 4 हमें यहाँ पर बता रहा है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 4 होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है किसकी पकड़ होगी, किस पे, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, एफई मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर दे रखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, ये लाइन जो होती है ना इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो भी दिया गया है, जो भी दिया गया है एक्सेप्ट छोड़कर, अन्यथा जो भी दिया गया है उसको छोड़ दीजिए। फिर समझिए होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहा है इस एक्ट में जिस जिसको अथॉरिटी है उसी के पास फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग होगी, अदरवाइज कोई भी पर्सन को अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्वायर करे, होल्ड करे या पोजेस करे किसी भी ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को या किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये सेक्शन बस हमें इतना ही बताता है कि इंडियन रेजिडेंट्स को भी मना करता है, जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं है वो भी एक्वायर होल्ड पोजेस नहीं कर सकता। हालांकि अगर कोई सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाती है एक्विजिशन ऑफ दीज एसेट से रिलेटेड, देन आपको परमिट अगर कर दिया जाता है तो आप उसको होल्ड, एक्वायर एंड पोजेस कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 पे यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये लास्ट है मेरे ख्याल से इस एक्ट में और कुछ नहीं है। सेक्शन 5 में हमें दे रखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है चालू खातों से जो पैसों का लेन देन हो रहा है, जैसे लोन की किस्त देनी है, किसी को इंटरेस्ट देना है, कोई हमारा क्रेडिटर है उसको पैसा देना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। 2J में इसको जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट को छोड़कर बाकी जो भी बचा उसको भी हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसके बाद कहा कि जो पेमेंट इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन से जो हम ट्रेड कर रहे हैं बिजनेस आवर के दौरान, उस ट्रेड में की गई पेमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बाकी इसके पॉइंट सेम है जैसे मैंने आपको बताया। एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पर और दे रखी है, यहाँ इसी करंट अकाउंट में दे रखा है, कह रहा है कि यदि जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर गिफ्ट को हम एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं, गिफ्ट को हम क्या मानते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं। लेकिन कहता है कि फिर इस पे रिस्ट्रिक्शन क्यों है, इस पे करंट अकाउंट रेगुलेशन क्यों नहीं अप्लाई होते। गिफ्ट को मानते तो हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन करंट अकाउंट के रेगुलेशन यानी वो नियम इस पे क्यों अप्लाई नहीं होते, क्यों इस पे रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि मान लो कोई भी पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया में है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया टेरिटरी के किसी भी पर्सन को अगर वो गिफ्ट देता है इंडियन करेंसी में, ठीक है, तो वो इंडियन करेंसी उसकी कहाँ रहेगी, इंडिया में ही रहेगी। हमने गिफ्ट तो दे दिया, उसको कह दिया कि ये पैसा, इतना पैसा तेरा मेरे पास रिजर्व है, ये पैसा तेरा हुआ, लेकिन ये इंडियन करेंसी में है तो ये इंडियन बैंक में रहेगा। तो जैसे ही वो इंडियन करेंसी इंडियन बैंक में रहेगी तो क्या होगा, उस पर्सन की जो आउटसाइड इंडिया है उसकी एसेट्स में क्या हो जाएगी, अल्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि उसका जो वहां पे आउटसाइड इंडिया में उसकी जो एसेट्स है वो तो है ही है, अब इंडिया में भी उसकी करेंसी रिजर्व पड़ी है तो उसके एसेट्स में क्या हो गया, अल्ट्रेशन हो गया। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था फ्रेंड्स कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब भी भले ही इंडियन पर्सन हो, भले ही एनआरआई हो, अगर उसकी जो है एसेट्स और लायबिलिटी में अगर अल्ट्रेशन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे फ्रेंड्स। इसलिए गिफ्ट को कहा तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जाता है, इस पे रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, क्योंकि जैसे ही ये इंप्लीमेंट होती है गिफ्ट की ट्रांजैक्शन वो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बन जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी दे रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो परमिट कर सकती है, सेल करो, ड्रॉ
करो, फॉरेन एक्सचेंज को किसी भी ऑथराइज पर्सन को जिम्मेदारी देकर जो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड, यानी आउटसाइड इंडिया में जो भी पर्सन है अगर उसकी कोई भी एसेट्स, कोई भी करेंसी इंडिया में पड़ी है, वो एजेंट हायर कर सकता है, उस अपनी इंडियन करेंसी को कैसे भी यूज कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करे तो। इसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर 3 शेड्यूल दे रखे हैं। इन शेड्यूल में ये दे रखा है कि ट्रांजैक्शन फॉर विच किन किन ट्रांजैक्शन, पहला शेड्यूल हमें ये बताता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके लिए फॉरेन करेंसी को निकालना मना है, वो कौन कौन से यहाँ पर पर्टिकुलर है। शेड्यूल 1 कहता है, शेड्यूल 3 जो है ये इंडिविजुअल को फैसिलिटी देता है फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी को कैसे अवेल किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकता है, वो सब शेड्यूल 3 में दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ इसके अंदर समझाने लायक है, बाकी सब आपका खुद की अकॉर्डिंग जो है पढ़ने लायक है इसके अंदर। बस फ्रेंड्स जो मैंने आपको कराया यही है इस एक्ट में। उसके बाद इन्हीं ही टर्म्स को, जैसे मैंने आपको 2 लाइन्स में डेफिनेशन समझाई ना, फिर इसी को एग्जांपल के साथ उसमें से क्वेश्चन बना के उसको थोड़ा सा और 2-3 लाइन्स में मॉडिफाई करके लिखा गया है। इस एक्ट में इतना ही रेलिवेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, कोई भी डाउट है मैं आपके सारे डाउट एड्रेस करूंगी, लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे तो। अदरवाइज सीए इंटर्न्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं भी आपके लिए क्वेश्चन के सेशन लेके आऊंगी तो फ्रेंड्स अब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर लगे रहेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो प्लीज आप रेडी हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आपका एग्जाम आने वाला है 1 तारीख को, तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पर भेजिए, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।